तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक वैलेंसी। और वैलेंसी की ज़रूरतें क्या है, वैलेंसी क्या है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि एलिमेंट के पास कितनी कैपेसिटी है, एलिमेंट के पास कितनी टेंडेंसी है कि वो दूसरे किसी एलिमेंट से रिएक्शन कर सके। हमारे आसपास सारी जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, वो हम देखते हुए वो सब की सब रिएक्शन ही हो रखे, हर जगह केमिकल रिएक्शन हो रखे। तो केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन ये हुई क्यों? पानी ने ऑक्सीजन के साथ, जब पानी जब फॉर्म होता है तो उसमें हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन क्यों की? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हुए कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्यों की? सोडियम क्लोराइड में सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन क्यों की? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में मिलेंगे। देखते हैं, वैलेंसी को समझेंगे पहले। ये वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। समझने की कोशिश करते हैं वैलेंसी को। क्या, अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, लेट्स सोडियम, सोडियम के पास होगा 11 प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में उसके पास 11 प्रोटॉन्स होंगे। उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होंगे। हमारे रदरफोर्ड ने बताया था, बोहर ने भी इसका आगे डिटेल में बताया था। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। और बोहर एंड ब्यूरिन ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे अरेंज होंगे, वो होंगे पहले 2 फिर 8। तो सोडियम के पास, क्योंकि सोडियम का एटम न्यूट्रल की बात करते हैं, सोडियम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, तो इस पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस पास 11 प्रोटॉन मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स और एक 11 इलेक्ट्रॉन। इस पास सोडियम पास अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन, तो अब सोडियम को चाहिए अपना पूरा आउटर मोस्ट शेल, जिसमें सबसे बाहर वाला शेल है, ये चाहते हैं कि इसका कंप्लीट रहे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो ये कोशिश करेगा इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता किसी भी हालत में। तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास बचेंगे सिर्फ 11 प्रोटॉन्स। जो 11 इस पर बचेंगे, प्रोटॉन इस पे बचेंगे, वो 11 तो पहले से, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं, इनको तो कोई छेड़ने वाला है नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो इस पास रह गए, इलेक्ट्रॉन जो रह गए वो रह गए 10। मतलब ये है कि टोटल चार्ज +1 और सोडियम की वैलेंसी क्या हुई? +1। सोडियम की वैलेंसी क्या हुई? +1, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपनी स्टेबिलिटी के लिए। सोडियम क्या चाहता है कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो 7 ले ले या फिर 1 दे दे। अगर ये दे देगा तो इसका शेल गायब हो जाएगा। अगर ये शेल इसका गायब हुआ तो इसमें बाहर वाला शेल फिर ये वाला होगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से कंप्लीट फील्ड, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। मतलब क्या हुआ कि इस पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब इस पास इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहे, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो जो चार्ज ज्यादा है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा और सोडियम पे +1 का चार्ज आएगा। मतलब अब इस पे आ गया +1 का चार्ज, इसकी वैलेंसी कितनी? +1। ऐसे अगर मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता, तो मैग्नीशियम पे चार्ज आता 2। यही कॉन्सेप्ट रहता है हमारे मेटल्स में। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक मेटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करेगा? वो इसलिए कंडक्ट करेगा क्योंकि इस पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जैसे सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन ये था, जो कि सोडियम चाहता है इसका एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाए, भी कोई से ले इलेक्ट्रॉन तो ये स्टेबल हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया और इसीलिए मेटल से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमें पता है एल्यूमिनियम के बारे में, हम जानते हैं जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम को वायर भी यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम में क्या होगा? 13 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें यहां। अब ये फिर से वही चाहेगा 5 इलेक्ट्रॉन या तो मिल जाए या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जो आसान होगा वो करेगा,
तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा, ये बाहर वाला शेल फिर गायब और अंदर वाला शेल फिर बाहर वाला शेल बनेगा और वो कंप्लीटली फिल्ड है। मतलब ये अब इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, बाहर वाले शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है, जो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसीलिए हमने इसको बोला मेटल है। ये जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जो एलिमेंट्स अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। और मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेज दिए और इलेक्ट्रॉन्स एक फ्लो बनाया उन्होंने, मेटल्स ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो बना दिया और उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि मेटल्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इमर वैलेंसी। और अगर बात करें भाई तो और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स में क्या होगा? जैसे नॉन मेटल्स का एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के एक नॉन मेटल है, इसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस बार इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आराम से इजीली कहीं से भी अरेंज कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और इस पे इस बार क्या होगा? ऑक्सीजन पे अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो प्रोटॉन्स तो इस पे रहेंगे 8, इलेक्ट्रॉन्स आगे इस पर 10, चार्ज हुआ नेगेटिव का 2 ज्यादा, जौन सा चार्ज ज्यादा है ना, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो इस पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन्स थे सिर्फ 8, तो इससे हुआ क्या? इस पे जो चार्ज आया वो चार्ज आया -2, और -2 जो इस पे चार्ज आया है, ये चार्ज ही इसकी वैलेंसी है। चार्ज इसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कोई फ्लो नहीं हुआ, इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं भेजे, बाहर यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं गए, तो ये क्या है? ये नॉन मेटल है। जो ऑक्सीजन क्या होगा? नॉन मेटल, क्योंकि यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गए। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी नहीं बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेगा। तो ये था। और इसके बाद क्या था? अब बात करते हैं एलिमेंट्स वो रिएक्शन क्यों करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन क्यों करते हैं। जैसे एक कंपाउंड की बात करते हैं, बहुत ही कॉमन सा कंपाउंड है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सा कंपाउंड कॉमन सॉल्ट, जिसको हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जो होगा Na और Cl, Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम में क्या होंगे? 11 प्रोटॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन मतलब 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 4 5 6 7 और 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये स्टेबल होता, अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये बिल्कुल स्टेबल हो जाता। क्लोरीन के पास क्या होगा? क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पे होंगे 17 प्रोटॉन। क्लोरीन में जो एटॉमिक नंबर वो क्या है? वो 17। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 8 इलेक्ट्रॉन यहां और 7 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब क्या हुआ? ध्यान से देखो, ये स्मॉल सोडियम, ये सोडियम, ये क्लोरीन। देखो क्या हुआ कि सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अगर सोडियम पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते बाहर वाले शेल में पूरे, तो सोडियम भाई हमारा स्टेबल होता। क्लोरीन के साथ क्या है? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। भाई चाहेगा मैंने अपने भाई
7 इलेक्ट्रॉन किसको दे, इसको कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने मुश्किल होंगे। तो सबसे आसान काम क्या होगा, सबसे आसान काम क्या होगा कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, इलेक्ट्रॉन हुआ ट्रांसफर, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, सोडियम का काम बना, सोडियम का बाहर वाला शेल गायब, तो सोडियम का क्या होगा, ये वाला शेल इसका गायब, ये वाला शेल इसका गायब, तो इस बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, सोडियम स्टेबल हुआ। क्लोरीन के पास बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास जरूरत थी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया। तो सोडियम ने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम के पास है प्लस चार्ज, है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, अपने आप प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले 11 थे, इलेक्ट्रॉन वहां गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन 11 ही हुई, तो प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो +1 इस पे चार्ज आ गया। क्लोरीन पे आ गया -1 चार्ज, है ना, पहले 17 प्रोटॉन से और 17 इलेक्ट्रॉन थे पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेने के बाद प्रोटॉन तो उतने रहे, पर इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, चार्ज कौन सा बढ़ गया, नेगेटिव का चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव का चार्ज बढ़ा मतलब इस पे आ गया -1 चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर अट्रैक्शन होगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। मैक्सिमम रिएक्शन ऐसी होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जरूरत एक के पास ज्यादा है, एक को जरूरत है, तो एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा ही हर जगह होता है, जैसे मैग्नीशियम अगर होता तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए वैसे बनता है, मैग्नीशियम के पास बाहर वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास भाई 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दूसरा क्लोरीन भी आएगा, ये इसको देगा, तो बनेगा कि MgCl2 वैलेंसी से, जो हम बात करते थे पहले जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, वो मैग्नीशियम क्लोराइड इसकी वैलेंसी हम 2 लिखते थे, इसकी वैलेंसी हम 1 लिखते थे, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड वो ऐसे बनेगा। वो इसीलिए बनता था क्योंकि मैग्नीशियम के पास बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के पास को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो 2 क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन आए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं 1 मैग्नीशियम को के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैग्नीशियम के दोनों क्लोरीन के पास और बनेगा MgCl2, ये बना हमारा MgCl2, यहां से ये MgCl2 ये बने। सारे की सारी रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है, सारी रिएक्शन ऐसी होती है। कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं जहां पर हमें शेयरिंग करनी पड़ती है, कुछ रिएक्शंस कैसे होंगी जहां शेयरिंग चलेगी, वहां पर ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा भाई, जैसे सोडियम के पास ज्यादा था, क्लोरीन को जरूरत थी, तो सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने सोडियम ने क्लोरीन पे एक एहसान कर दिया, ये ले मेरा 1 इलेक्ट्रॉन रख। मैग्नीशियम ने वैसे किया, दोनों भाइयों पे एक एहसान कर दिया, ये लो मेरा इलेक्ट्रॉन रखो और खुश रहो, ये भी खुश ये भी खुश। पर सारी रिएक्शंस ऐसी नहीं होती, मैक्सिमम रिएक्शन ऐसी होती है, और कुछ रिएक्शंस कैसे होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती है कैसे, अगर रिएक्शन हो नॉन मेटल के बीच, अगर नॉन मेटल के बीच में होगी, जैसे दोनों को ही जरूरत हो अगर इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे अगर दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, अगर ऑक्सीजन जो हमें गैस मिलती है वो O2 के फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन जो हमें गैस मिलेगी वो हमें O2 के फॉर्म में मिलेगी, मतलब कि ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में, यहां बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, सिर्फ बाहर वाले शेल के, ये और इसके पास बाहर वाले शेल में, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ नहीं रहता, वो अपन चुपचाप बैठे रहते, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स वही रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन कुछ ऐसे, इसके पास भी कुछ ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों चाहते हैं दोनों एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन कर लें, पर दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेंगे दोनों भाई, इनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, चलो और कोई तो मिला नहीं, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये बीच में रखेंगे, ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन से तो काम चला,
तो ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन से काम चलाएगा, इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से अपना काम चलाएगा और इस पे हुए 8 इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर नहीं हुए, बस शेयरिंग की। जैसे तुम एक ही बुक से 2 बच्चे पढ़ते हो ना, 2 स्टूडेंट, दो दोस्त हैं, बुक बीच में एक रखते हो, आज तुम शेयरिंग करते हो। ऐसे इन्होंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन का अपने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रखे और एक दूसरे का काम चलाए और हमारा बन गया O2। ऐसे ही Cl2 बनेगा, ऐसे ही H2 बनेगा, ऐसे ही N2 बनेगा। जितने भी गैसेस हैं नॉर्मली डायटोमिक गैसेस हैं वो हमारे कुछ ऐसे बनते हैं, वहां पर शेयरिंग होती है। शेयरिंग इसी को बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड ये होता है नॉन मेटल नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल में अगर बॉन्ड बनेंगे तो हमारे कुछ ऐसे बनेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अब देखते एटॉमिक नंबर क्या है ये, क्योंकि केमिकल जो है या फिर जो केमिस्ट्री में जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं डिपेंड करी थी उनके इलेक्ट्रॉन्स पे ही एटॉमिक उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, केमिकल्स की जो एटम्स की जो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो उनके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी मतलब उनके प्रोटॉन्स पे भी डिपेंड करेगी, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स रहे, इसलिए हमने प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने बोल दिया वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और हमने एलिमेंट्स को पहचानना शुरू किया एटॉमिक नंबर से, और हमने बोला कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। जैसे हमें कुछ एलिमेंट्स मिले, पता कैसे चला भाई एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा कैसे? कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था कि हमें एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। पता चला भाई ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 रख दिया। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन्स होते तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हुआ। सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, कैल्शियम में, पोटेशियम में, जिसमें हमने जितने प्रोटॉन्स काउंट किए, ऑब्जर्व किए, उसके अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक नंबर रख दिया। और उन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने देखा हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन था, हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 3, 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, फिर इस पे 5। तो ऐसे ऐसे हमें अलग अलग एलिमेंट्स मिले जिनमें 1, 2, 3 ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और उसी के अकॉर्डिंग हमने उनको अरेंज करना शुरू किया और एटॉमिक नंबर हमने उनको दे दिया। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को Z से, इट्स Z। जैसे अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होगा Z इज इक्वल टू 8। तो ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है। एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है? उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है तो आता है मास नंबर। मास नंबर मास तो मास नंबर को देखा, जैसे एटम के अंदर कितनी चीजें हैं, एटम के अंदर कितनी चीजें हैं, तो एटम के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, प्रोटॉन्स मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिले, न्यूट्रॉन्स मिले। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत बहुत कम होता है प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, मतलब 2000 प्रोटॉन मिले, सॉरी 2000 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक प्रोटॉन का मास बनेगा। 2000 इलेक्ट्रॉन मिल करके करीब 2000 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन का मास बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो का मास तो बहुत बहुत कम, तो उसका तो मास हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो मास नंबर क्या होगा? मास नंबर में उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन हमें मिला, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन 1 था
न्यूट्रॉन 0 थे, तो मास नंबर क्या हुआ इसका, 1 हुआ। एटॉमिक नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो भी 1 ही होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। हीलियम में बात की, हीलियम में 2 प्रोटॉन थे और 2 ही न्यूट्रॉन मिले। हमने हीलियम एटम को देखा, हीलियम एटम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और पता चला हीलियम एटम के पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर हुआ 4, एटॉमिक नंबर हुआ 2। लिथियम, लिथियम में हमें क्या मिला कि प्रोटॉन तो 3 है, न्यूट्रॉन इस पे 4 है। प्रोटॉन जो लिथियम पे प्रोटॉन्स तो मिले 3 और न्यूट्रॉन मिले 4, तो मास नंबर होगा इसका 7 और एटॉमिक नंबर होगा इसका 3। तो कुछ ऐसे करके हमें मिलते गए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हमने ऐड किया तो हमें मिला मास नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें क्या मिले, एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज मास नंबर। बात यही खत्म नहीं होती, बात यहां से आगे और शुरू होती है। हमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिले जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम थे पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग थे। अभी हमने बात की, हमने एटम्स को पहचाना एटॉमिक नंबर से, और एटॉमिक नंबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पर हमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिले जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे पर न्यूट्रॉन अलग थे। न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से क्या हुआ, उसका मास नंबर चेंज हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर तो वही रहा। जैसे बात करो भैया कार्बन की, कार्बन को हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो उस पे 6 थे, कार्बन पे प्रोटॉन 6, मतलब जिस भी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जिस भी एटम के पास 6 प्रोटॉन्स होंगे उसका नाम हम कार्बन रखेंगे। हमारी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन थी, जिस भी एटम में, पूरे यूनिवर्स में जिस भी एटम में 6 प्रोटॉन्स होंगे उस एटम का नाम हम कार्बन रखेंगे। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन मिले, तो जिस एटम के पास 6 प्रोटॉन है उसका नाम कार्बन। देखा भाई कार्बन में चलो 6 प्रोटॉन है, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन मिले, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मास नंबर हमने उसका देखा 12 आया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, हमें क्या मिला, कुछ एलिमेंट्स और मिले, कुछ एटम्स और मिले। से प्रोटॉन तो ही 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन पता नहीं 8 मिल गए, न्यूट्रॉन 8 मिले, मतलब मास नंबर तो हो गया 14 और एटॉमिक नंबर वही 6, मतलब है कार्बन ही। जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे वो कार्बन ही होंगे। अगर 6 प्रोटॉन तो कार्बन ही होगा। तो कार्बन के पास कार्बन का जो मास नंबर वो 12 भी निकला, 14 भी निकला, और कुछ कुछ ऐसे भी मिले प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 7, मतलब 13 भी मिला। अब क्या करें, गड़बड़ यहां पर होगी। मतलब जो इसकी रिएक्टिविटी है, इसकी देखूं या फिर इसकी देखूं, रिएक्टिविटी तीनों की सेम होगी, केमिकल रिएक्शन तीनों की सेम होगी। जैसे जैसे रिएक्शन ये करेगा वैसी रिएक्शन ये करेगा और वैसी ही रिएक्शन ये करेगा। रिएक्शन में फर्क कुछ नहीं था, लेकिन मास नंबर अलग अलग था। तो हमने बोल दिया हमें सबसे पहले भी ये मिला, क्योंकि ये ज्यादा रहती है, 99% ये रहता है हमारे पास, लेकिन 1% में हमें ये भी मिल ही जाते, थोड़े बहुत, बहुत कम रेशियो रहते हैं इनका, लेकिन मिले तो एग्जिस्ट तो करते ही हैं। तो हमने क्या बोला, चलो भाई कार्बन के ही दूसरे रूप, मतलब कार्बन के ही दूसरे रूप है, तो हमने इसको नाम रख दिया आइसोटोप्स होंगे। जी क्या होंगे, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन मतलब ऐसे एलिमेंट्स में, तीनों आइसोटोप्स हैं, तीनों ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास मास नंबर अलग अलग है पर एटॉमिक नंबर सेम। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर मास नंबर होगा वो अलग अलग होगा। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन हमारी यहां से क्या बनती है, आइसोटॉप्स की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर।
ये हमें कहीं से ऐसा नहीं मिला हमने खुद बना दिए, मिले जो हमें नेचुरली जो हमें मिला उसके ऊपर स्टडी के बेसिस पर हमने ये कहानियां बनाई। पर बात यहां पर फिर खत्म नहीं हुई। बात खत्म क्यों नहीं? चलो भाई हमने कार्बन को, ये तीनों कार्बन ही है, ये इसका मास, लेकिन हम मास क्या लें? अब मास लेने पे भाई एक्चुअल में अभी हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन करनी है, मोल डालें, कितने मोल डालें, तो मास क्या लेना है? 12 लेना है, 40 लेना है, 30 लेना है। तो इसमें हमने देखा इस रेशियो भी कौन कितना ज्यादा प्रेजेंट है। देखो ये वाला कार्बन 99.9% एग्जिस्ट करता है, ये वाला, तो मतलब हम इसका कार्बन का जो मास है वो करीब करीब 12 लेंगे। ये तो बहुत बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं इसका, चलो ठीक है। ऐसे हमें और भी कुछ एलिमेंट्स मिले आइसोटोप्स में, और हमें कोई क्या क्या मिले एलिमेंट्स में? क्लोरीन, और हमें मिले क्लोरीन। क्लोरीन को देखा, क्लोरीन की जब बात की तो देखा क्लोरीन के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन के भी रहते हैं आइसोटोप्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या पहले प्रोटॉन्स लिखते हैं, प्रोटॉन्स। क्लोरीन पे जो प्रोटॉन्स हैं वो 17 प्रोटॉन, मतलब दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में जिस भी एटम के पास 17 प्रोटॉन होंगे उसका नाम हम रखेंगे क्लोरीन, वो क्लोरीन होगा। जिस भी एटम के पास 17 प्रोटॉन होंगे पूरे यूनिवर्स में, एक एटम उठाया, अगर उसके पास 17 प्रोटॉन है, अगर उसके पास 17 प्रोटॉन है तो उसका नाम क्लोरीन है। बात ये थी। न्यूट्रॉन देखे, न्यूट्रॉन मिले 18, वेरी गुड, मिल सकते हैं, है ना। एटम उठाया, देखा एक्सपेरिमेंट से, देखा कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन क्यों, एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट्स निकले, रिजल्ट्स को देखा तो हमें मिला कि एटम के पास 17 तो प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। ओके ठीक है, मास नंबर क्या हुआ इसका? मास नंबर हुआ 35। फिर हमें क्या मिला? ऐसे दूसरा क्लोरीन मिला, वही 17 प्रोटॉन, फिर एक उठाया 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन साइड में रखा, दूसरा उठाया 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन साइड में रखा, तीसरा उठाया 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन साइड में रखा, चौथा उठाया 17 प्रोटॉन और 19 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 19 न्यूट्रॉन। तो ऐसा क्लोरीन जिसके पास 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, इसका मास नंबर क्या निकला? 37। मतलब गड़बड़ फिर यहां पर क्या हुई कि मास ले कौन सा, 35 ले या 37 ले, गड़बड़ यहां पर भी। तो क्या किया, इनका रेशियो देखा, ये वाला कितना एग्जिस्ट करता है, ये वाला कितना, मतलब कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर हमने कुछ क्लोरीन गैस भरी हुई है, उस क्लोरीन गैस में कुछ क्लोरीन के एटम्स होंगे। उन एटम्स में हमने क्या देखा, उन सारे एटम्स में ये वाले जो एटम्स थे, ये वाले जो एटम्स थे वो 75% एग्जिस्ट करते हैं, और ये वाले जो एटम्स थे वो 25% एग्जिस्ट करते हैं। ये देखा भाई, मतलब ये इनका भी रेशियो है, कुछ न कुछ ये एग्जिस्ट करते हैं। अब इनका एवरेज मास निकालना पड़ेगा, तो एवरेज मास इनका कैसे निकलेगा वो देखो। मतलब इनका एवरेज मास अगर हम निकालें तो 35 वाला और 75 वाला, 35 और 37 वाला, तो क्या किया, 35 जितना एग्जिस्ट करता है, 35 कितना एग्जिस्ट करता है, 75% एग्जिस्ट, मतलब 100, 75/100 करेंगे, प्लस 37 वाला कितना एग्जिस्ट करता है, 25/100। जो आंसर जो हमें मिला इसका वो मिला 35.5। मतलब हम ये मास लेंगे, जो मास लेंगे वो हम क्या लेंगे, ना तो ये ना ये, इनके कहीं ना कहीं बीच का भी, ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ये ज्यादा है तो इसी के आसपास की वैल्यू आएगी 35.5। जो मास लेंगे, जो हम एवरेज मास लेंगे, ये हमारे क्या निकला, एवरेज मास निकला, एवरेज मास निकला, जिसका मास क्या हुआ 35.5। ऐसे में बहुत सारे और एलिमेंट्स मिले जिनके
एटॉमिक नंबर तो सेम निकल रहे थे पर मास नंबर अलग अलग निकल रहे थे। तो उन सभी का हमने क्या किया, उनका एवरेज मास निकालने की कोशिश की, चेक किया भाई वो कितने एग्जिस्ट करते हैं, कंटेनर में भर के देखा, कंटेनर में जितने होंगे भी इसको काउंट किया, कितने देखे, चेक किया कौन कौन सा कितना एग्जिस्ट करता है, उनको फिर ऐड किया और उनका एवरेज निकाला। जो भी एवरेज है तो हमने उस एलिमेंट का एटॉमिक मास या मास नंबर में उसको वही लेना शुरू किया। क्लोरीन में बेसिस मास नंबर क्या लेंगे, 35.5 लेंगे। आगे बात के क्या शुरू होती है, बात यहां भी खत्म नहीं होती। इसके बाद क्या होता है कि चलो ऐसे एलिमेंट्स तो मिले पर इनका यूज क्या होगा। इनका यूज बहुत जगह पे किया गया, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में एप्लीकेशंस दे रखी है, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। इसमें है एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का एक आइसोटोप रहता है यूरेनियम, इसमें यू से लिखते हैं यू, यूरेनियम 92 और 235 और यूरेनियम 92 और 237। ऊपर मास नंबर लिखा जाता है, ये हमारा मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर। इस चीज का ध्यान रखना है, मास नंबर को हम ए से भी डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। कोई भी हमारे पास अगर एलिमेंट है जैसे एक्स, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर उसका मास नंबर। एलिमेंट के ऊपर जो लिखा होगा वो उसका मास नंबर होगा जिसको ए से लिखते हैं, और जो नीचे लिखा होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा जिसको हम जेड से लिखते हैं। तो ऐसे यूरेनियम के भी हमारे पास कुछ आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडिएशंस रिलीज करते रहते हैं, तो इसके भी दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं 235 और 237, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज किया जाएगा। ऐसे कोबाल्ट का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो इस बार जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो था आइसोबार्स का। यहाँ पे आइसोबार्स के ये आइसोटॉप्स से आइसोबार क्या निकले, आइसोबार्स भी कहानी कुछ ऐसी है कि सेम एटॉमिक मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हमें एटॉमिक मास नहीं मास नंबर लिखें, एटॉमिक मास नहीं मास, सेम मास नंबर और अलग अलग क्यों एटॉमिक नंबर। जैसे हमारा आर्गन और कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 18, इसके पास भी 18, सॉरी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20। मास जो चेक किया दोनों का 40 और इसका भी 40, दोनों का जो मास है वो 40 और 40। मतलब क्या है भाई, एटॉमिक नंबर तो सेम आया, फिर एटॉमिक नंबर तो अलग अलग आया पर मास नंबर सेम आ गया। हमारे ये क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर तो सेम हो पर एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स, उसमें बोलते हैं आइसोबार्स। आज के लिए इतना ही था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ।